हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। यह एक मात्र चैनल है जहां आप लोग को सटीक प्रश्नों की तैयारी करवाता है। जैसे कि पिछले जितने भी एग्जाम हुए, यहाँ से हमारे चैनल से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आइए हम लोग मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास में कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चे आप लोग देखिए 120 है, ठीक है। 120 का अभाज्य गुणनखंड करना, सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बार में चल जाएगा। फिर 2 से अगर हम लोग देते हैं तो हो जाएगा 30 बार में। फिर 2 से लग जाएगा 15। फिर अब 3 से हम लोग देंगे, 3 पचे 15। फिर 5 से हम लोग करेंगे तो 1, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या कितने थे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है 26 और 91 का एचसीएफ क्या है, यानी 26 और 91 का एचसीएफ क्या है। देखिए आप लोग ऑप्शन से बनाने सिखाते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए 26 और 91 कौन सी संख्या से कट रही है, ठीक है। 26 से तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 91 नहीं कट रहा है, ठीक है। 91 से 91 कट रहा है, लेकिन 26 नहीं कट रहा है। 13 देखिए, 13 से 13 दूना 26, 13 से 91, यानी कि 13 एकमात्र संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 13, ठीक है। 26 और 91 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या। तो देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा हुआ है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटता है उसका शून्य कहलाता है। देखिए एक बार यहाँ पे टच किया हुआ है, एक बार यहाँ पे किया हुआ है ना, यानी 2 जगह पे काट रहा है, तो यहाँ पे इसका शून्य की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है, कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, √3 √5 ये भी अपरिमेय है। तो आपका ऑप्शन बच गया यहाँ पे डी, ये जो है एक अपरिमेय नहीं है, क्या है तो ये परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आखिर ये परिमेय है तो क्यों है, ठीक है। देखिए 5√8 बटे √2, तो 5√8 को हम लोग लिख सकते हैं कि √4 इंटू √2, ठीक है, बाई √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, √4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। √2 नहीं कट रहा है, रहने दीजिए। √2 को √2 से हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे 5 दूना 10। अब 10 क्या आप लोग को पता है कि √10 जो है एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे ये। तो c का वैल्यू कितना है -4, a का वैल्यू कितना है 3, तो -4/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग के अनंत हल होने की क्या शर्त है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, जैसे मान के चलिए एक है a1 x प्लस b1y प्लस c1 = 0। दूसरा होता है a2 x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, आप लोग याद रखिएगा। जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 और ये भी बराबर हो जाता है c1/c2, तो इसके अनंत हल होते हैं, ठीक है। अगला, जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 लेकिन नहीं होता है ये c1/c2, ठीक है। अगला होता है a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 लेकिन नहीं है बराबर c1/c2, तो इसकी रेखाएं समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है आप लोग का a1/a2 अगर नहीं है बराबर b1/b2 के, ठीक है, तो इसका प्रतिच्छेद करते हुए रेखा होता है और उसका 2 अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग के अनंत हल के लिए होगा a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है
कि समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 एंड 3x - 2y = 10 का हल है। क्या देखिए ऑप्शन से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बनेगा। x = 1 और y = -1 दिया है पहला ऑप्शन में, इसको पुट करके हम लोग देखते हैं। x का यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 बैठाएंगे, 5 × 5 + 3y यानी कि 3, ठीक है, -3 हो जाएगा यानी कि 1 बच रहा है, यहाँ 4 है तो मतलब ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है x = 2 y = -2, तो x की जगह पे 2 बैठाएंगे, 5 दूना 10, यहाँ पे y का -2 दिया यानी कि 3 दूना -6, -6 = 4, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, 3 दूना आपका 6 -4, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, x = 2 और y = -2, बाकी ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। अगला, कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है? कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है ये x² + bx + c = 0, जिसको सॉल्यूशन करने पर इस रूप में आ जाएगा वो एक द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये x² + bx + c के रूप में आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ये x² + bx, यहाँ पे छूट गया है, + bx + c = 0 का विवेक्तर क्या होगा, यानी कि d बराबर क्या होगा, तो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है, तो b² - 4ac, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है b² - 4ac। नेक्स्ट है कि एक AP दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्वंतर क्या होगा। देखिए सार्वंतर जिसको हम लोग d बोलते हैं, d बराबर होता है a2 - a1, ठीक है, यानी अगले पद में पिछले पद को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 - 0.6, तो 7 में 6 1, ठीक है, 1 में 0 तो 1, यहाँ पे 1.1 हो जाएगा इसका सार्वंतर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है AP 2, 5, 8, 11 का 9वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये बराबर कितना है। प्रथम पद जो है वो 2 दिया हुआ है, D जो है, ठीक है, D कितना है, तो 5 में 2 घटा दीजिए, आपका सार्वंतर 3 निकल गया। तो पूछा 9वां पद यानी कि ये 9, ये 9 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A + 8D, ठीक है, तो ये A का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो ये 2, 8D, D का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, तो 8 × 24 + 2, 24 2 26 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 26। देखिए नेक्स्ट है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। देखिए सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे का करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप। नेक्स्ट कह रहा है ट्रायंगल ABC में D जो है, A भुजा जो है BC के समांतर है, ठीक है, तो AD का मान ज्ञात करें। देखिए आप लोग थेल्सपर में पढ़े होंगे, ठीक है, अगर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा, एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो, इनकी जो अन्य भुजाएं होते हैं अनुपातिक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है AD नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं x है, BD का वैल्यू है 7.2, AE का वैल्यू 1.8 और EC का वैल्यू 5.4, ठीक है, 18 18 या 24 यानी कि 2.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब काटिएगा इसको सही से तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट है बिंदु 2, 3 एवं 4 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए मान के लिए यहाँ पे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु B है, इसका निर्देशांक 2, 3 है और इसका जो है वो 4, 1 है। तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र बराबर होता है, मान के लिए AB निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसको जब निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 - 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 - +4 यानी कि 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 36, तो 36 यार यहाँ हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 40, 40 का अंडर रूट, तो हम लोग कर सकते हैं 4 × 10, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 रूट 10, ठीक है। कहीं मिस्टेक हुआ होगा शायद कैलकुलेशन करने में, देखिए फिर से बनाते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिखा गया दूसरा वाला हम लोग देख लिए थे, ठीक है, 4 में 2, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु B है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 में 2 का होल स्क्वायर, तो 4 में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा
प्लस 1 में 3 का यानी -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 4 हो जाएगा 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 × 2 यानी कि 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखावट के कारण मैं अगला बार दिखाई नहीं दिया था, जिस कारण से मिस्टेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदु ये 2 - 4, बिंदु बी 4 - 2 को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। देखिए मध्य बिंदु होता है, ठीक है, जैसे अगर मध्य बिंदु में x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो होता है x1 + x2/2 यानी ये x1 x2 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे 2 + 4/2 यानी कि 6/2 = 3। x का वैल्यू 3 आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू 3 किस में दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में कौन ये बराबर कौन P, कौन ये जो है कौन P के बराबर है। अगला है और कौन P जो है वो 70 डिग्री के बराबर, कौन B बराबर कौन Q ये है 80 डिग्री, कौन C जो है कौन R के बराबर है और R जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो क्या होंगे ये त्रिभुज जो होगा BCA और ट्रायंगल PQR वो आपस में समरूप होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहे बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है, एक पाइथागोरस ट्रिक चलता है। ठीक है, 7 12 एक ट्रिक चलता है 7 24 25। अगर कर्ण 25 हो और लंब या आधार में से कोई एक 24 हो तो अगला भुजा जो होता है वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी Q से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर यानी कर्ण जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यानी कि जो आधार होगा उसका वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 7। ठीक है, उतना लंबा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिगर बना के इसका बता दे रहा हूँ। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, बोला Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखिए ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो क्या है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे O मान लेंगे। तो बोल रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर। तो ये ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाता है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 625 माइनस 576। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ये 7, या तो आप लोग याद रख सकते हैं 7 24 25। ठीक है, नेक्स्ट कहले वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी छेदक रेखा। नेक्स्ट कह रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन 80 डिग्री है, तो PTQ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसका मान 100 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे देखिए O केंद्र वाले वृत्त पर PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 80 डिग्री है, PTQ बराबर है। ठीक है, फिगर यहाँ जगह नहीं होने का फिगर में नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिए 100 डिग्री। अगला है यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए सेक थीटा बराबर होता है क्या, एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, ये आपका साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा और ये टेन का हो जाएगा। ठीक है, ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। तो आप लोग एक चीज़ पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो सेक थीटा बराबर 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b। ठीक है, यानी h बराबर 5 है, b बराबर 4 है, तो एक चीज़ हम लोग को घट रहा है p बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चूँकि एक त्रिपेड़ चलता है पाइथागोरस में 3 4 5, आप लोग याद रखिएगा 3 4 5। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस करने की नहीं ज़रूरत है कि फिगर बनाइएगा फिर इसमें निकालना है, उतना नहीं करना है। तो यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए p/b, p का वैल्यू हमने कितना निकाला 3। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे 2 sin² थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मानेगा। देखिए यहाँ से 2 आप लोग कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ 2 आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2। नेक्स्ट कह रहे हैं 9 कोसेक स्क्वायर ये माइनस 9 टेन स्क्वायर ये का मान क्या होगा। देखिए सेम प्रोसेस में है, सेम, ठीक है। तो 9 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ये, फिर यहाँ से 9 हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ बच जाएगा 10 स्क्वायर ये। तो 9 यहाँ पे बचा है कॉमन, कोसेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर होता है 1। तो 9 को 1 से जब गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। नेक्स्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है। देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे को ऑपोजिट से जब गुना किया जाता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। अब कैसे होता है इसको करते, देखिए टेन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है टेन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा, बिल्कुल। तो 10 10 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। अगला कह रहा है 6 मीटर ऊँचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबे की सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। देखिए चलिए 6 मीटर ऊंचे खंभा, ये जो है खंभा है, ठीक है। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है, और इसकी छाया जो है वो 2√3 मीटर है। तो पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए इसको हम लोग पी कहते हैं और इसको हम लोग बी कहते हैं। P/B में संबंध दिखाना होगा। P/B में संबंध कौन दिखाता है, तो 10 दिखाता है। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा P/B, ठीक है। P/B यानी कि हो जाएगा 6/2√3, ठीक है। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2√3, 2 कट जाएगा, √3 को हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे √3 यानी कि √3। तो 10 जो 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है, ठीक है। तो √3 होता है, इसलिए यहाँ पे इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 3.5 मिलीमीटर है और वृत्त के 5 व्यास से कुल चांदी के तार की लंबाई क्या होगा, ठीक है। देखिए एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया, ठीक है, जिसका व्यास कितना है 35 मिलीमीटर है और वृत्त के 5 व्यास है। तो कुल चांदी के तार की लंबाई क्या होगी। चांदी के तार से जिसका व्यास, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 275 मिलीमीटर। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तिरछखंड जिसका कोण P है उसका क्षेत्रफल क्या हो। देखिए तिरछखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr², ठीक है। तो यहाँ पे θ/360 बोल रहा है, P कोण जो है वो P है, तो हो जाएगा P/360 × πr², ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ये नहीं हो है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा घुमाया गया है, देखिए यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे πr² है ना, तो यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ भी अपने से आप लोग 2 से गुना कर सकते थे। यहाँ होगा 36 दूना 72 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा πr², ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काट के मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 2 को काट दिए 360 से, ठीक है, 36 दूना 72 हो जाएगा। तो यही आ रहा है P/360 × πr²। सिर्फ इसको चकमा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन क्या होगा। देखिए घन का आयतन, अगर घन की भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका आयतन होता है ये Q, ठीक है। तो 5 × 5 × 5 अगर 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 पे 125 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं। R बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, R बराबर है 7 सेंटीमीटर। पूछा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या। देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। तो यहाँ 3 पाई में ही रहना है, पाई का मान नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है। r² यानी कि 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3π × 49, तो 9 × 27 के साथ बाकी 4 × 12 और 2 × 14 127 पाई,
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 147, चूँकि 9 × 27 के 7 भाग 4 12 2 14, बिल्कुल 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता आपसे तो गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है 12, 11, 10, 15, 12, 10 का बहुलक क्या होगा। देखिए इसका बहुलक क्या होगा। सबसे अधिक बार कौन सा आया, 10, 10 2 बार है। ठीक है। 12 कितना, 1 2 3। ठीक है। 11 कितना है, 1 बार। तो यहाँ पे बहुलक, ठीक है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए आंकड़े में जो है 12 की बारंबारता जो है सबसे अधिक 3 बार आया। तो यहाँ पे इसकी बहुलता हो जाएगा, बहुलक जो है 12 हो जाएगा। ठीक है। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है। देखिए एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। ठीक है। तो ये कुल 30 MCQ क्वेश्चन था जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को कई क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा।